आज हम बात करेंगे एक ऐसी टू व्हीलर ओईएम कंपनी की जिसने एक नीश सेगमेंट में अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर बनाया है और वो इस सेगमेंट को डोमिनेट कर दिया इंडिया में। तो हाय गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शैलेश जहागीरदार और आज हम डिटेल 5G एनालिसिस करेंगे आयशर मोटर का। सबसे पहले एक कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। आयशर मोटर एक टू व्हीलर ओईएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक इंडिया की मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में है। कंपनी के दो मेजर सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड इज अ ब्रांड जो काफ़ी फेमस है इंडिया में। आयशर मोटर इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में और सेल करती है। और दूसरा इनका एक जॉइंट वेंचर है VECV के नाम से। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे 5G फ्रेमवर्क के हिसाब से, जिसमें हम एंटरप्राइज से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो जरूर एंड तक वीडियो देखिए। और आगे जाने से पहले मैं बता दूं, इन्वेस्ट यज्ञ पे मतलब हमारी वेबसाइट पे ऑफर्स चल रहे हैं। आप कूपन कोड रेड यूज कर सकते हैं RED टू अवेल 60% डिस्काउंट और ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट लाइक स्टॉकोमीटर और फंडोमीटर, जहाँ पे हम 5G डिटेल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का अंडर स्टॉकोमीटर, और इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियो पे भी ये डिस्काउंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटरप्राइज लेवल की। रॉयल एनफील्ड क्या कर दी है? रॉयल एनफील्ड टू व्हीलर ओईएम मैन्युफैक्चरर है विच इज द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो 1901 से ये कंपनी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। इट्स अ लेगेसी ब्रांड। रॉयल एनफील्ड एक नीश सेगमेंट में काम करती है मोटरसाइकिल्स के, विच इज अराउंड, जिसको हम कहते हैं मिडिल वेट कैटेगरी, मतलब 250 सीसी टू 750 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक्स बेचती है। तो इसमें कंपनी के पास 350 सीसी, 440 सीसी, 450 सीसी और 650 सीसी के इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं। साथ में बाइक्स के साथ कंपनी अलाइड बिजनेस में भी है, जिसमें कंपनी जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज, ब्रांड अपैरल्स, स्पेयर पार्ट्स और एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब मोटरसाइकिल के साथ जो भी एलाइड बिजनेस है वो सब करती है। और कंपनी ने नवंबर 24 से एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है, फ्लाइंग फ्ली, जो रॉयल एनफील्ड के अंडर ही आता है, टू स्टार्ट इट्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स एक बनाएंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। जो दूसरा सेगमेंट है कंपनी का, VECV। तो VECV क्या करता है? VECV इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आयशर मोटर लिमिटेड और वोल्वो ग्रुप। 2008 से ये जॉइंट वेंचर है और आयशर ब्रांड के अंडर ट्रक्स और बसेस बनाती है। इट्स अ OEM अगेन। और कंपनी वोल्वो ब्रांड के लिए प्रीमियम ट्रक्स और प्रीमियम बसेस भी बनाती है। साथ में वोल्वो आयशर के जो वोल्वो आयशर पावर ट्रेन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है वोल्वो के इंजन्स के लिए, तो आयशर ये भी करती है फॉर वोल्वो। तो ये जॉइंट वेंचर भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम ग्रुप का होल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आयशर मोटर लिमिटेड के अंडर एक जॉइंट वेंचर है VECV नाम से, जिसमें आयशर का 54.4% स्टेक है। और दूसरा जो बिजनेस यूनिट है जो है रॉयल एनफील्ड, उसके अंडर ये सब्सिडीज है। जनरली जहाँ जहाँ पे उनका बिजनेस ज़्यादा है वहाँ पे उन्होंने सब्सिडीज क्रिएट करके रखी है। और अगर हम ग्रुप होल्डिंग की बात करें तो 49.1% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, जिसके बारे में हम गवर्नेंस के पार्ट में बात करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो अगेन 350 सीसी, 440 सीसी, 450 सीसी और 650 सीसी, ये चार इंजन सेगमेंट में कंपनी काम करती है। अगेन 250 टू 750 सीसी का जो मिडिल वेट सेगमेंट कैटेगरी है वो उसी नीश में कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी अपने सारे बाइक्स को इन फॉर्मेट्स में डिवाइड करती है: हेरिटेज, रोडस्टर, स्क्रैम्बलर, एडवेंचर, क्रूजर और रेट्रो। सो यू कैन हैव अ लुक कि कंपनी है कौन कौन से बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है। हम एक bikewalle.com करके वेबसाइट से हमने एक टेंटेटिव सोर्स देखा था कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है नियर टर्म। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन रिसेंट टाइम। तो इसमें मेनली कंपनी आ सकती है न्यू 750 सीसी के प्लेटफॉर्म से, जो कि एक जिस पे कॉन्फिडेंस खुद वेबसाइट ने लो बताया है, तो वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट कंपनी इज अंडर न्यू इनोवेशन, हमेशा प्रोडक्ट इनोवेशन और न्यू प्लेटफॉर्म्स के पीछे जाती है कंपनी।
अगर हम टू व्हीलर वॉल्यूम्स की बात करें, इट्स अ चार्ट कि कंपनी का टू व्हीलर वॉल्यूम्स कैसे है। तो कंपनी का टू व्हीलर्स बिजनेस में सीजनैलिटी का एक पार्ट आता है। जब हमारे इंडिया में फेस्टिव सीजन आता है विच इज अराउंड सितंबर और अक्टूबर, तो वो टाइम पे कंपनी के वॉल्यूम्स हमेशा पीक हुए हैं। इफ यू सी एवरी ईयर सितंबर और अक्टूबर इज द पीक ऑफ वॉल्यूम्स। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, तो ये जस्ट एक कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी सीजनैलिटी टाइम पे कितना वॉल्यूम करती है। ये भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं किसी भी टू व्हीलर कंपनी का, तो ये देखना चाहिए कि लास्ट ईयर के हिसाब से फेस्टिव सीजन इस साल का कैसे गया। अगर मार्केट शेयर ट्रेंड देखें, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही इन्होंने दिया था, कंपनी हैज बीन एट 3% मार्केट शेयर ऑफ टोटल मोटरसाइकिल्स जब 2015 में, विच इज नाउ ग्रोन टू 8.4%। एट द सेम टाइम जो 125 सीसी प्लस का सेगमेंट है, मतलब एंट्री लेवल बाइक्स छोड़ के जो पूरे मार्केट शेयर है मोटरसाइकिल्स का, उसमें कंपनी का भी 31.4% के शेयर पे ऑपरेट करती है। कंपनी का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है इफ यू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। कंपनी का जो मार्केट शेयर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, 2023 में ज्यादा था और 24 में मार्केट शेयर डिप हुआ था। तो इस सिचुएशन में कंपनी को एक मैनेजमेंट को एक जजमेंट लगा कि देयर इज कंपटीशन अराइजिंग इन इंडिया, जिसकी वजह से कंपनी ने अपना फोकस एबिटा परसेंटेज पे था, वो निकाल के अभी वॉल्यूम ग्रोथ पे उन्होंने फोकस किया। अगर आप देखोगे तो Q2 FY25 के बाद से कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स जो स्टैग्नेंट हुए थे ये पार्ट में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इसमें। तो इसमें शिफ्ट क्या हुआ है, तो कंपनी ने वॉल्यूम लेड एक्सपेंशन करने का बात किया था और डिमांड इंप्रूवमेंट मिड प्रीमियम सेगमेंट में, इंप्रूविंग डिमांड बैक्ड बाय बेटर मैक्रो कंडीशंस, राइजिंग इनकम लेवल्स, स्ट्रॉन्गर कस्टमर प्रेजेंस और एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। तो ये तो एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है रॉयल एनफील्ड की पीछे। तो आयशर मोटर यही स्ट्रक्चरल टेलविंड पे अपनी डिमांड क्रिएट करता है। सिंस अ ब्रांड इज लेगेसी ब्रांड, तो कंपनी के पास अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें तो ये जो शिफ्ट था, यहाँ पे इन्होंने मार्जिन छोड़ के वॉल्यूम्स पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया था, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया था वॉल्यूम्स में आयशर मोटर के। अगर हम VCV की बात करें तो लाइट टू मीडियम ड्यूटी ट्रक्स, उसमें 35% का मार्केट शेयर है। तो ऑलमोस्ट कंपनी कहते हैं कि इट्स अ फर्स्ट पोजीशन इन द सेगमेंट। तो इट्स अ मार्केट लीडर इन LMD ट्रक्स, थर्ड इन बसेस एंड हेवी ड्यूटी ट्रक्स। तो कंपनी हैज़ अ गुड मार्केट शेयर इन ट्रक्स एंड बसेस। अगर हम देखें तो कंपनी के लास्ट ईयर के हिसाब से ऑलमोस्ट कंपनी ने हर जगह पे मार्केट शेयर लूज किया है एक्सेप्ट हेवी ड्यूटी ट्रक्स। बाकी सब जगह पे कंपनी ने मार्केट शेयर थोड़ा लूज किया है, एक्सेप्ट जो ये VTI है वो है वॉल्वो ट्रक्स इंडिया, और VBI जो है वो वॉल्वो बसेस इंडिया है, जो वॉल्वो की प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उनका है। तो वॉल्वो ट्रक्स इंडिया तो एक यूरोपियन निश मार्केट में ऑपरेट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू चेन, जो आयशर मोटर का वैल्यू चेन है, स्पेशली हम रॉयल एनफील्ड की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का वैल्यू चेन कैसे ऑपरेट करता है। तो वैल्यू चेन में सबसे पहला पार्ट आता है इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी के पास 2 रिसर्च सेंटर्स है, जो एक UK में है और एक चेन्नई में है इंडिया में। यहाँ पे कंपनी अपने बाइक्स के लिए न्यू प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट डिजाइनिंग करती है। इनके पास प्रोडक्ट डिजाइन के लिए IP भी है इनके खुद के। कंपनी ने 1900 करोड़ क्यूमुलेटिव स्पेंड किया है लास्ट 5 ईयर्स में ऑन R&D। तो FY25 तक इन्होंने ये स्पेंड किया है। अगर हम फिर वैल्यू चेन का सेकेंड पार्ट है जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके पास मेन 2 प्लांट्स है, जिसका कंबाइंड कैपेसिटी 15 लाख मोटरसाइकिल पर एनम है एज ऑन जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर FY26 कंप्लीट हुआ था। उसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने बताया कि 15 लाख एनुअल कैपेसिटी है, विच विल दे विल इंक्रीज टू 20 लाख इन FY28, जिसके बारे में और डिटेल में हम आगे बात करेंगे जब हम कैपेक्स के टोटल पॉइंट पे आएंगे। कंपनी के और 2 प्लांट्स हैं जहाँ पे कस्टम ऑपरेशंस होते हैं, जो कस्टम मेड बाइक्स होते हैं उस पर काम होता है, और कुछ अलाइड काम होते हैं जो स्पेशलाइज्ड असेंबली और क्रोम प्लेटिंग ऐसे काम होते हैं। कंपनी के 7 CKD प्लांट्स है इंटरनेशनल स्पेसेस पे। अगर हम बात करें तो नेपाल, अर्जेंटीना, कोलंबिया,
थाईलैंड, ब्राजील एंड बांग्लादेश, ये जगह पे 7 टोटल सीकेडी प्लांट्स है। सीकेडी प्लांट्स मतलब कंप्लीट नॉकडाउन। तो यहाँ से बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चर होते हैं, बट अलग अलग टुकड़ों में वो बाइक ट्रांसफर होती है सीकेडी प्लांट्स में, और वहाँ पे वो असेंबल होकर वहाँ पे वो बेची जाती है। तो सीकेडी प्लांट्स भी टोटल कैपेसिटी में कंसिडर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें फिर थर्ड पार्ट ऑफ वैल्यू चेन, जहाँ पे वो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कंपनी के पास कंपनी ने मैनेजमेंट ने बताया था कि दे हैव कंस्ट्रेंट बेस्ड रिप्लेनिशमेंट मॉडल टू इम्प्रूव इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स की और जनरल इन्वेंट्री की भी अवेलेबिलिटी की वजह से के लिए उन्होंने रिप्लेनिशमेंट एक मॉडल क्रिएट किया है, जहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे उनको इनपुट्स आते हैं कि इन्वेंट्री कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो वेयर हाउस मैनेज करते हैं। कंपनी के पास मेन 4 रीजनल वेयर हाउस है, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता और भिवंडी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वैल्यू चेन जो आता है उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क। यहाँ पे आयशर मोटर्स सबसे अच्छा प्ले करता है, क्योंकि इस निश सेगमेंट में मिडिल वेट कैटेगरी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क इनका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बहुत जगह पे इनके खुद के टच पॉइंट्स है। तो इन इंडिया ओनली 2000 से ज्यादा इनके टच पॉइंट है, जिसमें 1102 लार्ज फॉर्मेट डीलरशिप स्टोर्स है, जहाँ पे सर्विसिंग भी होगी, लार्ज फॉर्मेट एवरी काइंड ऑफ मॉडल विल बी देयर, जहाँ से वो बाइक सोल्ड होगी। और उन्होंने एक स्टूडियो फॉर्मेट भी लॉन्च किया था, जहाँ पे छोटे स्टोर्स होंगे, जिसकी वजह से जो डीलर्स होंगे या फिर जो सेलर्स होंगे उनको रेंट कॉस्ट ज़्यादा नहीं भरनी पड़ेगी, और उसकी वजह से दे कैन गेट अ गुड मार्जिन। छोटे स्टोर्स में फ़ायदा यह होता है कि जगह कम लगती है, तो वहाँ पे बाइक्स डिस्प्ले पे होती है, ऐसा उनका एक फॉर्मेट था। इंटरनेशनल की बात करें तो 1130 प्लस प्रीमियम टच पॉइंट्स है अक्रॉस 60 कंट्रीज। ये टच पॉइंट्स ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में है। इन्होंने डिजिटल बाइंग एक्सपीरियंस भी शुरू किया था विथ पेयरिंग विथ अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट, जहाँ पे जो 350 सीसी के रेंज की इनकी बाइक्स है वो ऑनलाइन बेची जाएगी। करेंटली इट इज़ ओनली फॉर टॉप 4 सिटीज ऑफ इंडिया। अगर हम फिर वैल्यू चेन का अगला पार्ट देखेंगे, जहाँ पे एलाइड बिजनेस जो इकोसिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है उसकी बात करेंगे, तो जो एलाइड बिजनेस है जिसमें इन्होंने जो जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज होती है और स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू इज 14.3% फॉर FY26। अपैरल स्टोर्स है इनके पुणे और गुरुग्राम में, जहाँ पे बाइक्स नहीं सोल्ड होती है, जहाँ पे राइडिंग गियर्स और अपैरल्स बेचे जाते हैं। और कंपनी ने एक रीओन या नाम का प्री ओन प्लेटफॉर्म भी किया है, जहाँ पे प्री ओन रॉयल इनफील्ड की बाइक्स कस्टमर खरीद सकते हैं। फिर लास्ट पार्ट ऑफ वैल्यू चेन है, जहाँ पे ये आता है आफ्टर सेल सर्विस। 3000 टच पॉइंट्स ऑथोराइज सर्विस टच पॉइंट्स है अक्रॉस 70 कंट्रीज, जहाँ पे ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स है कंपनी के। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की अभी कितनी है, और कंपनी अभी एक नए कैपेक्स साइकिल में एंटर कर रही है। तो करंटली ओरंग डैम में 6 लाख मोटरसाइकिल्स की कैपेसिटी है पर एनम, और वेलम प्लांट में 9 लाख की मोटरसाइकिल कैपेसिटी है करंटली। तो ये 15 लाख की कैपेसिटी पे FY26 में कंपनी है, और कंपनी इज इन न्यू एक्सपेंशन फेज, जहाँ पे कंपनी विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, मॉड्यूलर कैपेसिटी टू 1.6 मिलियन धीरे धीरे। तो मॉड्यूलर कैपेसिटी मतलब दे कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ मशीनरी इजीली टू देयर प्लांट। तो मॉड्यूलर कैपेसिटी से वो 1.6 मिलियन कर देगी, जो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 है। और कंपनी ने 1200 to 1300 का कैपेक्स अनाउंस किया है फॉर FY27, जून और जुलाई में, जो कैलेंडर ईयर 2026 का जून और जुलाई में 1.6 मिलियन यूनिट कैपेसिटी होगी। और जो 1200 से 1300 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स लॉन्च किया है FY27 के लिए, उसमें शेयर प्लांट का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, जहाँ पे कंपनी की टोटल एनुअल कैपेसिटी 2 मिलियन तक जाएगी, मतलब 20 लाख मोटरसाइकिल्स पर ईयर। करंटली जो 1.5 मिलियन है, तो ऑलमोस्ट 5 लाख की कैपेसिटी ऐड होगी बाय Q2 ऑफ FY28। और कंपनी ने अभी अनाउंस किया है दे आर इन MOU विद आंध्र प्रदेश, जहाँ पे उन्होंने 261 एकर्स की लैंड ली है, और वहाँ पे वो नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन करेंगे। अगर हम वॉल्वो ग्रुप की बात करें, तो करंटली कंपनी की एनुअल कैपेसिटी अराउंड 1,30,000 के आसपास है। तो
40,000 एनुअल कैपेसिटी, 40,000 यूनिट्स एनुअल कैपेसिटी वो नई ऐड करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 544 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन का बात किया है इन मध्य प्रदेश। कंपनी हैज स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन R&D, जैसे मैंने पहले बताया 1900 करोड़ ऑन R&D उन्होंने स्पेंड किया लास्ट 5 ईयर्स में। और कंपनी ने फ्लाइंग फ्ली के जो ब्रांड के अंदर C6 करके एक फर्स्ट मॉडल लॉन्च किया है लास्ट ईयर ही। तो कंपनी इज नाउ एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑल्सो, जो फेज्ड मैनर में और स्लोली होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। रिसेंटली Q4 में आयशर मोटर और वॉल्वो ने स्पेसिफिकली 50-50% के जॉइंट वेंचर पे व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया है इन इंडिया। इसमें करंटली कंपनी विल इन्वेस्ट अप टू 750 करोड़ टू एक्वायर 50% स्टेक ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया, VFSI करके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें 50% स्टेक लेगी इन जॉइंट वेंचर टर्म्स। फिर VFSI के पास करंटली असेट अंडर मैनेजमेंट 1800 करोड़ का है। जो व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस है, अगर हम देखें तो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में दे हैव व्हीकल फाइनेंसिंग ऑप्शंस, जैसे TVS का भी अपना व्हीकल फाइनेंसिंग सेगमेंट है और हीरो का भी है। तो वैसे ही काइंड ऑफ सेगमेंट में आयशर भी अभी एंटर करेगी। तो ये था एक एंटरप्राइज लेवल का ब्रीफ। अभी हम एक इंडस्ट्री ब्रीफिंग देखेंगे कि टू व्हीलर इंडस्ट्री कहाँ पे ग्रो कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में ओवरऑल FY26 में क्या हुआ। तो FY26 एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था टू व्हीलर सेल्स के हिसाब से। अगर हम बात करें तो FY26 एक 2 हाफ में डिवाइडेड सेगमेंट था। H1 में सिर्फ 1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें टू व्हीलर्स में। और सेकेंड हाफ, क्योंकि GST 2.0 का जो जिसकी वजह से, जिसमें GST के रेट्स कम हुए थे, उसकी वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ी। तो अगर हम बात करें FY26 में 2.17 करोड़ SAM के हिसाब से यूनिट्स बेचे गए होलसेल पे और 2.14 करोड़ रिटेल में यूनिट्स बेचे गए, जो 2019 का एक पीक वॉल्यूम्स था मोटरसाइकिल्स का, वो ब्रेक करके आगे गए हैं। तो अगर फुल ईयर होलसेल ग्रोथ देखेंगे तो 10.7% का था ईयर ऑन ईयर, और अगर हम रिटेल की बात करें तो 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। GST कट होने की वजह से S2 में 20%, सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली थी, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड हाफ था फॉर होल टू व्हीलर इंडस्ट्री। एक इक्विरिस का चार्ट था जिसमें हमने देखा कि प्री कोविड का टू व्हीलर्स का टोटल डिमांड और रिप्लेसमेंट डिमांड में 2x का डिफरेंस होता था। मतलब टोटल डिमांड यूज्ड टू बी 2x ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट डिमांड। तो फ्रॉम सिंस 2019 ये डिमांड नीचे गई है और FY25 में वो अराउंड इक्वल हुई है। तो द रिप्लेसमेंट डिमांड इज येट टू कम, ऐसा इनका कहना है। अगर हम यहीं पे देख सकते हैं तो रिप्लेसमेंट डिमांड पोस्ट कोविड वीक ही हुई है। तो अगर ये रिप्लेसमेंट डिमांड और आनी है तो टू व्हीलर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी ग्रोइंग इन रिसेंट फेज। टू व्हीलर का एक सेम रिपोर्ट में हमने देखा था कि जो टू व्हीलर्स की डिमांड है उसमें मोटरसाइकिल्स फॉर FY25 टू FY30 ग्रो हो गए 4% पे। तो टोटल मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ही 4% से ग्रो होगी, जो कि एक स्मॉल सिंगल डिजिट नंबर है। अगर उसमें स्कूटर्स देखेंगे तो 9% और मोपेड्स डीग्रो हो गए 9% के हिसाब से। इसमें स्कूटर सेगमेंट एक अच्छी ग्रोथ लाएगा क्योंकि उसमें EV का प्ले आएगा। तो अगर हम देखेंगे 4% कैगर, बट एट द सेम टाइम इसमें प्रीमियमाइजेशन का रोल प्ले आउट होगा टू मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में, जिसमें एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स की डिमांड कम होगी, एट द सेम टाइम प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की डिमांड बढ़ेगी। फॉर FY27 इकरा के रिपोर्ट के हिसाब से 3 to 5% ओवरऑल ग्रोथ होगी फॉर FY27। आउटलुक उन्होंने वही दिया था। अगर हम बात करें तो इंडियन सेगमेंट में जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, जो बिलो 110 और 110 to 150 सीसी का जो सेगमेंट है, उसका अगर मार्केट शेयर देखोगे तो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। खास करके जो बिलो 110 सीसी है, जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, उसका तो मार्केट शेयर बहुत कम हुआ है। और एट द सेम टाइम
250 टू 350 सीसी और अबव 350 सीसी का सेगमेंट ग्रो हो रहा है फॉर लास्ट 6 to 8 years। अगर हम बात करें तो अगेन वही रिपोर्ट के हिसाब से मोटरसाइकिल का जो सेगमेंट शेयर है टोटल वॉल्यूम्स में, वो भी फॉर लास्ट 6 to 7 years में ओवरऑल मोटरसाइकिल्स का सेगमेंट मार्केट शेयर कम हुआ है और स्कूटर्स का मार्केट शेयर बढ़ा है। तो स्कूटर्स आर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फॉर, जो कि एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स का रिप्लेसमेंट एज ए रिप्लेसमेंट वर्क कर रहा है। और इस चार्ट के हिसाब से प्रीमियम मोटरसाइकिल्स आर ऑल्सो ग्रोइंग। तो मोटरसाइकिल्स दो फेज में हो रहा है, जो एंट्री लेवल सेगमेंट है वो डी ग्रो हो रहा है या फिर उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, और एट द सेम टाइम प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो करंटली एक्सपोर्ट में इंडिया इज मोटरसाइकिल हैवी, क्योंकि बजाज टीवीएस दोनों भी टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल्स है वो एक्सपोर्ट अच्छे वॉल्यूम्स में करते हैं। अगर हम बात करें तो बजाज का मार्केट शेयर इन एक्सपोर्ट फॉर लास्ट सम ईयर्स हैज बीन रिड्यूसिंग, और टीवीएस ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है एक्सपोर्ट्स में। तो ये था एक इंडस्ट्री ट्रेंड कि टू व्हीलर सेगमेंट का इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा होगा, ये सेक्टर किस हिसाब से ग्रो होगा। अगर हम आयशर मोटर के गवर्नेंस पार्ट में आएंगे, जो 5G का हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसमें कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सिद्धार्थ हलाल। ही टुक ओवर एज अ CEO इन 2000, जब वो 26 ईयर्स ओल्ड थे, और तब से आयशर मोटर की उन्होंने टर्न अराउंड स्टोरी की थी। फिर जो आयशर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर है बी गोविंदराजन, और ही इज करेंटली CEO ऑफ रॉयल इनफील्ड ऑल्सो। VECV के MD और CEO बी श्रीनिवास है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, वो भी एक डाइवर्स फील्ड से आते हैं, और कोई भी रिलेटेड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो गवर्नेंस इज नॉट अ इशू इन दिस कंपनी। अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ लाल ने जो 2000 से कम यूनिट्स मंथ प्रोड्यूस करती थी ऐसी कंपनी को आज मार्केट लीडर बनाया है फॉर द मिडिल वेट कैटेगरी। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी थी आयशर मोटर की, जिसमें ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी करेंटली हैज़, जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग 46%, अराउंड 47% है, और फॉरेन प्रमोटर्स जो इनके ही रिलेटिव्स है, जो NRIs है, तो इसलिए वो फॉरेन प्रमोटर्स में कंसिडर होते हैं। तो 48 अराउंड 49% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। और FIIs और DIS का भी होल्डिंग्स कंपनी में काफ़ी है। तो अदर देन रिटेल होल्डर्स, FIIs और DIS की होल्डिंग भी कंपनी में एक अच्छे सेगमेंट, अच्छे लेवल पे है। दिस इज द प्रोप्राइटरी 5G चेकलिस्ट ऑफ यज्ञ, जहाँ पे हम ये 4 सेगमेंट में 4 चीज़ें तो हम एटलीस्ट फॉरेंसिक में चेक करते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का क्यूमुलेटिव एबिटा कन्वर्टिंग इनटू कैश फ्लो, मतलब CFO बाय एबिटा अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर्स का, तो इसमें आयशर मोटर हैज कंसिस्टेंटली बीइंग अबव 100%। तो इट इज़ अ वेरी गुड कैश जनरेटिंग बिजनेस। अगेन जो कंटिजेंट लाइबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ भी बहुत कम है। तो गवर्नेंस इज नॉट द इशू। अगर हम रिसीवेबल्स का भी ट्रेंड देखें तो रिसीवेबल्स हैव ग्रोन अलॉट, मतलब 45% का ग्रोथ है, बट रिसीवेबल्स ओवरऑल बैलेंस शीट का बहुत छोटा हिस्सा है। अराउंड 6 to 7 डेज ऑफ रिसीवेबल डेज की लेवल पे आयशर मोटर के रिसीवेबल्स है। तो इट्स नॉट अ रेड फ्लैग फॉर द कंपनी। अगर हम ऑडिटर्स फीस की भी हम चेक करते हैं कि रेवेन्यू की ग्रोथ के हिसाब से ऑडिटर्स फीस कैसी है, तो वो भी एक चेक में है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स के। तो अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली रेवेन्यू जो लास्ट क्वार्टर था FY26 का, Q4 FY26, जिसमें 16% ग्रोथ आई थी। Q2 से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग विथ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स, 44% ग्रोथ इन सितंबर, 22% इन दिसंबर वाला क्वार्टर से Q3, और Q4 में 16%, क्योंकि इसमें GST का बेनिफिट प्ले आउट हुआ था, और सितंबर में जो फेस्टिव ग्रोथ थी वो भी एक पिक पे थी। तो इसलिए कंपनीज के वॉल्यूम्स और जो रेवेन्यू है वो एक ग्रो हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ड्यू टू अ हाई बेस हमें लगता है कि FY27 में ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी करेंटली
25% के मार्जिन पे काम करती है। इट यूज टू बी अराउंड 27% FY24 में अगर हम बात करें, बट कंपनी ने अगेन स्ट्रेटेजी शिफ्ट किया था फ्रॉम मार्जिन फोकस टू वॉल्यूम फोकस, तो इसलिए मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। बट अगेन द मार्जिन आर वेरी सिग्निफिकेंट, 25% मार्जिन टू व्हीलर इंडस्ट्री में मार्जिन हाइएस्ट है इनके। अगर हम अगेन एनुअल P&L की बात करें तो टोटल 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था रेवेन्यू में, मार्जिन वॉज अगेन 25%, और इंटरेस्ट इज वेरी मिनिमल इन द कंपनी क्योंकि डेट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत छोटा डेट है कंपनी के पास। और पैट लेवल पे भी कंपनी इज अर्निंग वेरी वेल, EPS ग्रोथ भी अच्छी है। अगर हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बैलेंस शीट में बात करेंगे तो कंपनी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डेट। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो 200 करोड़ का लोन है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अराउंड 100 करोड़, तो 300 करोड़ लोन फॉर 32,000 करोड़ बैलेंस शीट, तो इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट डेट, बहुत छोटा डेट है कंपनी के पास। बट कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम बात करें 17,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है फॉर FY26। इसमें VCV जो जॉइंट वेंचर होता है उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से जो जॉइंट वेंचर की इन्वेस्टमेंट्स है वो कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट्स में दिखती है, बट वो हम अगर सेट असाइड करेंगे तो भी कंपनी के पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स है इन म्यूचुअल फंड्स, जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स है और बॉन्ड म्यूचुअल डेट म्यूचुअल फंड्स है। तो कंपनी इज हाई कैश जनरेटिंग बिजनेस है, बट इट डिड नॉट हैड, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहाँ पे वो सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर पाए। दैट्स वाई उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से कंपनी के ROE में सिग्निफिकेंट ड्रैग आता है। कंपनी है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पे हमने तो बात कर ली। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इन चेक है, कंपनी गेट्स एडवांस पेमेंट फ्रॉम इट्स डीलर्स, और देयर इज नो सिग्निफिकेंट कैश फ्लो प्रॉब्लम इन कंपनी। अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तो कंपनी ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 15% CAGR पे वॉल्यूम्स ग्रो किए हैं अपने टू व्हीलर्स के, और एट द सेम टाइम रेवेन्यू हैज बीन ग्रोइंग एट 22% CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 17% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। इसमें अगर हम स्प्लिट देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू का मोटरसाइकिल बिजनेस फॉर FY26 अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ का है, और एलाइड बिजनेस है वो भी 3,300 करोड़ का है। तो एलाइड बिजनेस ऑल्सो ग्रोन एट 25% CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो जो एलाइड बिजनेस है वो भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है रेवेन्यूज का। अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हमने एवरेज सेलिंग प्राइस निकाला था फॉर मोटरसाइकिलिंग बिजनेस, तो वो भी 3 to 5% के कैगर, 3% कैगर फॉर 3 ईयर्स और 5% के लास्ट 5 ईयर्स पे ग्रो हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस भी एक अराउंड 13 to 14% टोटल रेवेन्यू का शेयर है इंटरनेशनल बिजनेसेस का, जो भी लास्ट 5 ईयर में 35% के CAGR पे ग्रो हुआ है। तो बिजनेस ओवरऑल अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इज अ स्मॉल चंक ऑफ द बिजनेस, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ही बहुत बड़ी है कंपनी के लिए, एंड कंपनी इज फोकस्ड इन एक्सपोर्ट ऑल्सो। अगर हम रेवेन्यू और इस EBITDA की डिटेल में बात करें तो रेवेन्यू हैज ग्रोन 22% कैगर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी ने मार्जिन फोकस से वॉल्यूम फोकस अपना स्ट्रेटेजी शिफ्ट किया है, जैसे हमने पहले ही बताया, क्योंकि कंपनी वाज मिडिल वेट सेगमेंट में 92% मार्केट शेयर पे थी जब वो इन FY23, जो गिर के 87% हुआ है इन FY26। एट द सेम टाइम भी बढ़ा है कंपनी का, बट कंपनी का मार्केट शेयर लूज हुआ है। इसकी वजह से कंपनी ने शिफ्ट किया है EBITDA लेवल स्ट्रेटेजी से वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटेजी। कंपनी ने बोला है कि कंपनी विल फोकस ऑन एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड EBITDA ओवर परसेंटेज ऑफ EBITDA। तो फिक्स्ड परसेंटेज के पीछे नहीं जाते, प्रॉफिट पूल देखेंगे कितना हो रहा है एब्सोल्यूट प्रॉफिट पूल। अगर हम सिंस मैक्रो कंडीशन देखेंगे तो कमोडिटी इन्फ्लेशन पे कंपनी की क्या कमेंट्री थी, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री थी लास्ट क्वार्टर में, तो Q4 में कंपनी ने बोला है कि फॉर FY27 3 to 3.5% का कमोडिटी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, जिसमें से 1.75% तो प्राइस इंक्रीज इन्होंने की है अप्रैल में,
सो जो कमोडिटी इन्फ्लेशन का 50% इम्पैक्ट है इन्होंने प्राइस इंक्रीज से एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बचा हुआ 50% इम्पैक्ट है वो वैल्यू इंजीनियरिंग और कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटी से कम कर लेंगे। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 27 करोड़ इन FY26 और 24 करोड़ इन FY25 है, जो फाइनेंस मतलब अदर देन लीज लाइबिलिटीज है, तो नॉट अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, तो कंपनी के ऊपर डेट का कोई प्रेशर नहीं है। कॉन कॉल के हिसाब से सीवी इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है, तो अगेन इसमें भी 3 to 3.5% कमोडिटी इन्फ्लेशन आएगा फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27, जो वैल्यू इंजीनियरिंग बेसिस पे और डिसिप्लिन प्राइसिंग पे कंपनी एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर हम की ड्राइवर्स देखेंगे सीवी इंडस्ट्री के, जो मैनेजमेंट ने बताए थे, उसमें से है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग, जो एक्टिविटीज इंडिया में चल रही है, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन, मतलब ई कॉमर्स की वजह से जो न्यू डिमांड है लॉजिस्टिक्स की, उसकी वजह से न्यू ड्राइवर क्रिएट हो रहा है फॉर सीवी इंडस्ट्री। रिप्लेसमेंट डिमांड, जो सीवी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, उसकी भी डिमांड इज वेरी गुड, और कंपनीज और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है कमर्शियल व्हीकल्स में, उसमें इंटरेस्टेड है कंज्यूमर्स। इकोनॉमिक रेजिलियंस भी अच्छा है, इंडिया इज करेंटली ग्रोइंग एट 6% एंड अबव जीडीपी रेट, तो उसकी वजह से भी जो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड है वो इंटैक्ट है। अगर हम वीसीवी की बात करें तो वीसीवी के प्रॉफिट्स कंसोलिडेटेड पीबीटी में ऐड हो जाते हैं जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, तो VCV इज अराउंड 11% और 12% ऑफ टोटल पीबीटी ऑफ आइशर मोटर, तो इट्स अराउंड 10 to 12% का टोटल बिजनेस, टोटल पैट पीबीटी या पैट ऐड करता है टोटल बिजनेस का, विच इज करेंटली ग्रोइंग। अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की, तो कंपनी के पास कोई भी ऐसी फिक्स्ड एसेट नहीं है जिसमें जो विच इज नॉट यूजफुल फॉर बिजनेसेस। फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है वही कंपनी होल्ड करती है। आइशर मोटर का अगर हम देखेंगे, इट्स नॉट जस्ट एन OEM, वो R&D भी करती है, तो इसमें जो अदर फिक्स्ड एसेट दिख रहे हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट चंक है इंटेंजिबल एसेट्स का। तो कंपनी हैज प्रोडक्ट की IPs इनके पास है एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि R&D करते हैं फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू इंजिन्स, और कंपनी इज इन करंट कैपेक्स प्लान टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू 20 lakhs फॉर इन FY28। अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे तो मेजरली पॉजिटिव है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। CFO बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब CFO बाय EBITDA भी हमने देखा तो वो 100% के ऊपर ही है सिग्निफिकेंटली। अगर हम रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज हैज़ बिन इंक्रीजिंग ट्रेंड, जो 2 और 3 डेज का डेटर डेज हुआ करता था इन FY2017-18, वो अभी बढ़ के 11 डेज हुआ था इन FY25, अभी इस करंट ईयर 6 डेज हुआ है, विच इज बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स में जो डेटा डेज होते हैं वो अराउंड 60 to 100 डेज होते हैं, 60 to 120 डेज होते हैं, इसकी वजह से जो डेटा डेज पे ड्रैग आता है इतना बड़ा। ROCs हैज बिन गुड 31%, बट अगर हम देखेंगे प्रीवियस ROCs जो 51%, 53%, 49%, वो कम होके 31% पे आया, जो कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप है फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग ROCs। तो द इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इनके ROCs पे एक ड्रैग आता है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी इज पेइंग 82 रुपीज़ डिविडेंड फॉर FY26, जो 40% के अराउंड इनका डिविडेंड पे आउट रेशो होता है। अगर हम पीयर कंपैरिजंस की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी आइशर मोटर इज द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन कमाने वाली कंपनी है, क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर है, क्योंकि कंपनी ऑपरेट्स इन प्रीमियम सेगमेंट्स और एक नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अगर हम ROE की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी का ROE हैज रिड्यूस्ड टू 21%, जो पहले सिग्निफिकेंट 30% के आसपास हुआ करता था। अगर ROC की हमने अभी बात की, ROC हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम अराउंड 50% टू नाउ इट्स 31%, which is still good if we compare to peers. Cash conversion is also good, negative 16 days cash conversion cycle है, तो मतलब एडवांस में कैश आती है इनके पास ओवर बिफोर इट्स सेल्स। अभी हम आएंगे अपने
डिटेल एनालिसिस के लास्ट पार्ट पे वैल्यूएशंस। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 5 ईयर मीडियन पी इनका 35 के अराउंड है और कंपनी का करंट पी जो है वो 37 के अराउंड है। तो वैल्यूएशंस भी अभी फिलहाल अपने मीडियन लेवल्स के आसपास ही है, करंटली थोड़ा ऊपर है बट इट्स बिन अराउंड 35 जो कि अपने पीक से मतलब 50 के वैल्यूएशंस जब इन FY21 से काफ़ी नीचे है। अगर हम सेम ईवी बाय एबिटा के लेवल पे देखेंगे तो अगेन कंपनी का ईवी बाय एबिटा करंटली 28 है और मीडियन 24 है, तो करंटली थोड़े ऊपर है अपने मीडियन लेवल्स पे। अगर हम बात करें पीयर्स के साथ पीई की कंपैरिजन तो टीवीएस छोड़ के बाकी सबके सबसे ऊपर आइशर मोटर है। टीवीएस हैज बीन द हाईएस्ट, इट गेट्स हाईएस्ट पी एट करंट लेवल जो कि 54 का है। और सबसे इंपॉर्टेंट आइशर मोटर के पास एक मोट है जिसकी वजह से इट अर्न्स हाईएस्ट एबिटा लेवल मार्जिन्स कि कंपनी हैज एन एस्पिरेशनल ब्रांड फॉर मिलियंस ऑफ राइडर्स जिसमें लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट जो इनका ब्रांड वैल्यू है, इंटेंजिबल एसेट एज ए मोट है इनके पास कि जहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी और एक कम्युनिटी अराउंड रॉयल इनफील्ड क्रिएट होती है। 125 ईयर्स की लेगेसी है, मोटरसाइकिल लेगेसी, तो इसकी वजह से कंपनी हैज अ हाई ब्रांड रिकॉल वैल्यू जिसकी वजह से आइशर मोटर एक इंटेंजिबल मोट पे काम करती है। तो हम अगर समराइज करें तो कंपनी के पास प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट है। अगर हम बात करें तो उनके पास एक इंटेंजिबल मोट है ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिकॉल का, और कंपनी के वॉल्यूम्स सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग और दे वांट टू बाय एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी। बट एट द सेम टाइम आरओईज ड्रैग कर रहे हैं इनकी पीई को जो कि करंटली मीडियन लेवल्स के बहुत आसपास है। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस अबाउट आइशर मोटर्स। वीडियो एंड करने से पहले मैं ज़रूर बताऊंगा यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सारी वीडियोस आपके पास पहुंचे। थैंक यू।